काशी, भगवान शिव की पवित्र नगरी, जहाँ गंगा के घाटों पर जलती आरती की लौ अंधेरे दिलों को भी रोशनी दे देती है, जहाँ मंदिरों की घंटियों की आवाज इंसान के टूटे हुए मन को भी सुकून दे देती है। लेकिन दोस्तों, उसी पवित्र नगरी की एक पुरानी और तंग गली में एक ऐसा घर भी था, जहाँ हर दिन एक बेगुनाह लड़की की सांसें तिल-तिल करके दम तोड़ रही थी। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्की धूप निकल चुकी थी। गली में दूध वालों और सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उस बड़े से पुराने हवेलीनुमा घर के अंदर सिर्फ गालियों और तानों की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर के सीलन भरे आंगन में 25 साल की राधिका झुकी हुई फर्श रगड़ रही थी। उसके हाथों की उंगलियां डिटर्जेंट और राख से छिल चुकी थी। कई जगहों से खून भी निकल रहा था, लेकिन उसे अपने दर्द की आदत पड़ चुकी थी। उसकी मांग सूनी थी, बदन पर सफेद साड़ी थी, चेहरे पर ना कोई श्रृंगार, ना कोई मुस्कान। कुछ ही महीने पहले इसी घर में वो लाल जोड़े में दुल्हन बनकर आई थी। आंखों में हजारों सपने थे। उसे लगा था कि उसे प्यार करने वाला परिवार मिला है, लेकिन शादी के सिर्फ 18 दिन बाद उसके पति विवेक की सड़क हादसे में मौत हो गई, और उसी दिन से उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। पति की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस घोषित कर दिया। इस लड़की ने हमारे बेटे को खा लिया। इसके कदम घर में पड़ते ही बर्बादी शुरू हो गई। ये अपशकुनी है। दिन रात यही बातें उसके कानों में जहर की तरह घोली जाती थी। तभी अचानक आंगन में भारी कदमों की आवाज गूंजी। राधिका डरकर तुरंत खड़ी हो गई। उसकी सास सावित्री देवी गुस्से से भरी आंखों के साथ वहां आकर खड़ी हो गई। अभी तक फर्श साफ नहीं हुआ? सावित्री देवी चीखी। राधिका कांपती आवाज में बोली, माँ जी, बस हो ही गया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सावित्री देवी ने पास पड़ी बाल्टी को जोर से लात मार दी। गंदा पानी सीधा राधिका के ऊपर गिर गया। निकम्मी, मनहूस, तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, मेरा क्या कसूर था? मैंने भी तो अपना पति खोया है। चुप, सावित्री देवी दहाड़ी। डायन कही की। तेरे आंसू देखकर मुझे और गुस्सा आता है। उन्होंने राधिका के बाल पकड़ लिए और उसे जोर से झकझोर दिया। तेरे कदम पड़ते ही मेरा घर उजड़ गया। राधिका दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उस घर में उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, उस घर में राधिका की जिंदगी किसी नौकरानी से भी बदतर हो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, रसोई संभालना, जानवरों का बाड़ा साफ करना, और बदले में उसे मिलता था सिर्फ ताने, गालियां और बासी खाना। उस दिन दोपहर तक राधिका ने एक दाना भी नहीं खाया था। भूख से उसका सिर चकरा रहा था। लेकिन तभी उसकी ननद पूजा वहां आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रात की बची हुई सूखी रोटियां और खट्टी हो चुकी दाल थी। उसने वो प्लेट जमीन पर फेंक दी। ले, खा ले, तेरे जैसी मनहूस के लिए यही बहुत है। राधिका कांपते हाथों से रोटी उठाने लगी। रोटी इतनी सख्त थी कि टूट नहीं रही थी, लेकिन भूख इतनी भयानक थी कि उसने आंसुओं के साथ उसे खाना शुरू कर दिया। हर निवाले के साथ उसका दिल टूट रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, अगर यही जिंदगी है तो मुझे मौत दे दो। लेकिन शायद भगवान ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवाएं चल रही थी। राधिका आंगन में बैठकर मसाले पीस रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर में ताकत नहीं बची थी। तभी घर के बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी, माई, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। आवाज सुनते ही सावित्री देवी का पारा चढ़ गया। सुबह शाम ये भिखारी मुंह उठाकर चले आते हैं। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी और जोर से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखें किसी आम भिखारी जैसी नहीं थीं। उन आंखों में एक अजीब सा रौब था, एक खामोश ताकत, जैसे वो इंसान सड़क पर नहीं, किसी सिंहासन पर बैठने लायक हो। उसने अपना झोला आगे बढ़ाया। कुछ खाने को दे दीजिए माई। सावित्री देवी ने उसे घृणा से देखा। चल भाग यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं का। भिखारी चुपचाप मुड़ने लगा।
लेकिन तभी सावित्री देवी की नजर पीछे बैठी राधिका पर पड़ी और उसी पल उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। ए सुन! भिखारी रुक गया। सावित्री देवी तेजी से राधिका की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आईं। माँ जी, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, राधिका चीख रही थी। लेकिन सावित्री देवी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पूरी ताकत से राधिका को बाहर धक्का दे दिया। राधिका सड़क पर गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकलने लगा। भिखारी एक कदम पीछे हट गया। सावित्री देवी सीने पर हाथ बांधकर बोली, तू भीख मांग रहा था ना? ले जा इसे अपने साथ। यही मेरे घर की सबसे बड़ी मनहूसियत है। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। वह रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। मैं आपके सारे जुल्म सह लूंगी, लेकिन मुझे ऐसे मत निकालिए। लेकिन सावित्री देवी ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। अगर दोबारा इस घर के पास दिखी ना तो जिंदा जला दूंगी। और अगले ही पल धड़ाम, भारी लकड़ी का दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। दोस्तों, उस आवाज के साथ ही राधिका की जिंदगी का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। वो सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरी गली में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी और दूसरी तरफ वह भिखारी चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ना हवस थी, ना लालच, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर बाद वो धीरे से राधिका के पास आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, उठो। राधिका ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। जिन घरों में इंसानियत मर जाती है, वहाँ वापस जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज में इतना ठहराव था कि राधिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राधिका ने आखिरी बार उस बंद दरवाजे को देखा, फिर अपने आंसू पोंछे और डर, बेबसी और अनजान खौफ के साथ उस रहस्यमयी भिखारी के पीछे चल पड़ी। उस रास्ते पर जहाँ उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। बनारस की तंग गलियों से निकलकर अब वे दोनों मुख्य सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवाएं राधिका के कमजोर शरीर को कंपा रही थी। उसके पैर नंगे थे, चलते चलते तलवों में छाले पड़ चुके थे। माथे पर लगी चोट से अब भी हल्का खून रिस रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके दिल का दर्द इन जख्मों से कहीं ज्यादा गहरा था। जिस घर को उसने अपना संसार समझा था, उसी घर ने उसे एक भिखारी के हाथों सौंप दिया था। राधिका चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैं आखिर जा कहाँ रही हूँ? वो टूटे हुए स्वर में बोली। आप मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? भिखारी भी रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर राधिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सा सुकून था, क्योंकि तुम्हें वहाँ छोड़ देना पाप होता। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी भी थी। राधिका हैरानी से उसे देखने लगी। आज तक किसी ने उससे इतनी इज्जत से बात नहीं की थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। तभी अचानक पीछे से पुलिस की जीप का तेज सायरन गूंज उठा। ची! एक पुलिस जीप तेजी से आकर उनके सामने रुकी। जीप से एक लंबा चौड़ा इंस्पेक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नजर पहले रोती हुई राधिका पर पड़ी, फिर उस मैले कपड़ों वाले भिखारी पर। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अबे ओ! वह तेजी से भिखारी के पास पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ लिया। इस लड़की को कहाँ ले जा रहा है बे? राधिका घबरा गई। नहीं साहब, इन्होंने मुझे। तू चुप रह, इंस्पेक्टर दहाड़ा। मुझे पता है ऐसे लोग कितने खतरनाक होते हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे भिखारी को जोरदार तमाचा मार दिया। चटाक! राधिका डर से कांप उठी। लेकिन दोस्तों, तमाचा खाने के बाद भी उस भिखारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। उस नजर में ऐसा खतरनाक सन्नाटा था कि इंस्पेक्टर खुद एक पल के लिए अंदर तक कांप गया। उसे लगा जैसे वह किसी इंसान को नहीं, एक जिंदा शेर को घूर रहा हो। लेकिन अपनी वर्दी का रौब बनाए रखने के लिए वह और जोर से चिल्लाया, नीचे देख, वरना यही गोली मार दूंगा। तभी अचानक पीछे से एक हवलदार भागता हुआ आया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। साहब, साहब, रुक जाइए। क्या है?
इंस्पेक्टर झल्लाया। हवलदार ने कांपते हाथों से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। मोबाइल स्क्रीन पर किसी की तस्वीर खुली हुई थी। साथ ही उसने इंस्पेक्टर के कान में कुछ फुसफुसाया। और दोस्तों, अगले ही पल इंस्पेक्टर का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस आदमी को उसने अभी थप्पड़ मारा था वह कोई मामूली इंसान नहीं था। अगले ही पल वह घमंडी इंस्पेक्टर सीधे भिखारी के पैरों में गिर पड़ा। साहब, माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको पहचान नहीं पाया। राधिका ये सब देखकर पत्थर बन चुकी थी। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अभी कुछ सेकंड पहले दहाड़ रहा था, अब उसी भिखारी के पैरों में सिर रखकर रो रहा था। लेकिन दोस्तों, उस भिखारी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने नीचे झुककर इंस्पेक्टर को देखा तक नहीं, वह बस शांत खड़ा रहा। फिर उसने राधिका की तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, चलो। वो आगे बढ़ गया। राधिका डरी हुई उसके पीछे चलने लगी। अब उसके मन में डर के साथ साथ एक नया सवाल पैदा हो चुका था। ये आदमी आखिर है कौन? कुछ देर बाद वे दोनों शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के सामने खड़े थे। होटल इतना शानदार था कि राधिका ने जिंदगी में ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में देखी थी। बाहर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी थीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन अंदर जा रहे थे। राधिका घबरा गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने डरते हुए पूछा। ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे। भिखारी ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे साथ रहो। जैसे ही वो होटल के अंदर गया, गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी अंदर से होटल का जनरल मैनेजर दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सर, वेलकम सर। वो झुक गया। राधिका की आंखें फैल गईं। मैनेजर खुद उस भिखारी के सामने हाथ बांधकर खड़ा था। उसने तुरंत वीआईपी सेक्शन खुलवाया। पूरा स्टाफ लाइन लगाकर खड़ा हो गया। राधिका को लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसे एक आलीशान सोफे पर बैठाया गया। कुछ ही मिनटों में मेज पर तरह तरह के महंगे व्यंजन सज गए। गरम रोटियां, पनीर, मिठाइयाँ। खुशबू से ही राधिका का सिर घूमने लगा। भिखारी ने उसकी तरफ देखा। खाओ। राधिका के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से रोटी का टुकड़ा तोड़ा। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कई दिनों बाद उसे इंसानों जैसा खाना मिला था। वह रोते रोते खाना खाने लगी। सामने बैठा भिखारी बेहद शालीन तरीके से खाना खा रहा था। उसका बैठने का अंदाज, छुरी कांटा पकड़ने का तरीका, उसकी चाल, सब किसी बड़े रईस जैसा था। राधिका उसे लगातार देखे जा रही थी। खाना खत्म होने के बाद मैनेजर खुद हाथ धुलाने आया। फिर भिखारी ने गंभीर आवाज में कहा, आज से ये लड़की यही काम करेगी। मैनेजर ने बिना एक सवाल पूछे तुरंत सिर झुका दिया। जी सर। राधिका हैरान रह गई। मुझे नौकरी? भिखारी ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें किसी के टुकड़ों पर नहीं जीना पड़ेगा। उस रात राधिका को होटल के स्टाफ क्वार्टर में कमरा दिया गया। कमरे में साफ बिस्तर था, नरम तकिया, साफ चादर और दोस्तों, कई महीनों बाद पहली बार उसे डर के बिना सोने की जगह मिली थी। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उसी आदमी के बारे में सोच रही थी। आखिर ये है कौन? उधर दूसरी तरफ होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आलीशान प्राइवेट कमरे में वही भिखारी खिड़की के सामने खड़ा था। अब उसके शरीर पर महंगा सूट था। चेहरे की दाढ़ी साफ हो चुकी थी। और दोस्तों, उसकी असली पहचान देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। वह कोई भिखारी नहीं था, वह था आर्यन सिन्हा राठौड़, देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक। अरबों की संपत्ति, राजनेताओं से लेकर बड़े अफसर तक उसके सामने सिर झुकाते थे। लेकिन उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ एक चेहरा था, राधिका का। उसने धीमी आवाज में कहा, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें रुलाने की। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई तो राधिका की आँख खुली। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। नरम बिस्तर, साफ कमरा, शांति, ना कोई गालियां, ना कोई चीखें। उसकी आंखें भर आईं। कई महीनों बाद उसे ऐसी सुबह नसीब हुई थी जहां डर उसके सीने पर बैठा नहीं था। वह धीरे से उठी
और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। सफेद साड़ी में लिपटी वो लड़की खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें थीं, लेकिन कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैडम, मैनेजर सर ने आपको नीचे बुलाया है। राधिका तुरंत घबरा गई। मैडम? जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस सम्मान से बुलाया था। वह धीरे धीरे नीचे होटल के मुख्य हॉल में पहुंची। पूरा स्टाफ उसे देखकर सम्मान से सिर झुका रहा था। राधिका को अजीब लग रहा था। कल तक जिसे लोग अपशगुनी और मनहूस कह रहे थे, आज वही लोग उसे इज्जत दे रहे थे। तभी होटल का मैनेजर उसके पास आया। मैडम, आज से आप वीआईपी गेस्ट सेक्शन संभालेंगी। राधिका हैरान रह गई। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराया। सर का आदेश है। सर? राधिका समझ गई कि वह उसी रहस्यमयी आदमी की बात कर रहा है। पूरा दिन राधिका काम में लगी रही, लेकिन उसका ध्यान बार बार होटल के दरवाजे पर चला जाता। शाम के ठीक 7 बजे होटल के बाहर हलचल शुरू हुई। गार्ड्स तुरंत सावधान हो गए। मैनेजर खुद दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और अगले ही पल वही भिखारी अंदर आया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन वही शाही चाल। पूरा होटल जैसे उसके आने से थम गया। मैनेजर तुरंत झुक गया। वेलकम सर। राधिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। भिखारी सीधे अपनी वीआईपी टेबल पर जाकर बैठ गया। मैनेजर ने तुरंत राधिका की तरफ देखा। मैडम, सर को खाना आप ही सर्व करेंगी। राधिका धीरे धीरे कांपते कदमों से वहां पहुंची। उसने खाना मेज पर रखा, लेकिन आज पहली बार उसकी हिम्मत हुई कि वह उस आदमी को गौर से देख सके। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह किसी राजा की तरह बैठा था। राधिका आखिर खुद को रोक नहीं पाई। आप आखिर है कौन? उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें सीधे राधिका की आंखों में उतर गईं। अगर मैं कहूँ कि मैं वही हूँ जिसे दुनिया पहचानती है, लेकिन तुम नहीं पहचानती। राधिका कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? उसने हल्की मुस्कान दी। अभी वक्त नहीं आया। राधिका के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। तभी उसने देखा कि होटल के कई बड़े बिजनेसमैन दूर खड़े उस भिखारी को देखकर झुक रहे थे। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उस आदमी की नजरें सिर्फ राधिका पर थीं। उस रात जब होटल बंद हुआ तो राधिका बाहर बैठी गंगा नदी को देख रही थी। तभी पीछे से वही भारी आवाज आई। तुम अभी तक सोई नहीं? राधिका ने मुड़कर देखा। वह भिखारी उसके पीछे खड़ा था। आज पहली बार वह उसके पास बिना डर के बैठी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक राधिका की आंखें भर आईं। क्या मैं सच में मनहूस हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी। भिखारी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। जिस औरत ने तुम्हें ये कहा, असली मनहूसियत उसके दिल में है। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं मनहूस नहीं थी तो मेरे पति क्यों मर गए? भिखारी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ हादसे इंसानों की वजह से नहीं, किस्मत की वजह से होते हैं, लेकिन दुनिया हर दर्द का दोष औरत को दे देती है। उसकी बात सुनकर राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। कई महीनों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। उसने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे उसकी सास उसे भूखा रखती थी, कैसे उसे जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी गई, कैसे उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। भिखारी की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा चमक उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। फिर उसने धीरे से राधिका के कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि राधिका के दिल को पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ। उस रात के बाद दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। रोज शाम वे बातें करते। राधिका अब मुस्कुराने लगी थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे जिंदगी लौट रही थी। और दोस्तों, शायद पहली बार किसी ने उसे उसकी टूट चुकी आत्मा से निकालकर इंसान की तरह जीना सिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सास सावित्री देवी के घर में तूफान शुरू हो चुका था। जिस दिन से राधिका घर से गई थी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। उनका बिजनेस घाटे में जाने लगा। घर में बीमारी फैल गई, पैसे रुकने लगे,
सावित्री देवी हर वक्त चिड़चिड़ी रहने लगी। एक रात पूजा डरते हुए बोली, माँ, कहीं हमने राधिका के साथ गलत तो नहीं किया? सावित्री देवी गुस्से से चीख पड़ी, उस मनहूस का नाम मत लेना। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़की को उन्होंने सड़क पर फेंक दिया था, अब वही लड़की एक ऐसे इंसान के साथ खड़ी थी जिसके एक इशारे पर पूरे शहर की दुनिया हिल सकती थी। उधर होटल की छत पर राधिका और वह रहस्यमयी आदमी साथ खड़े गंगा आरती देख रहे थे। हवा में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राधिका ने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? कुछ पल के लिए उसकी आंखें उदास हो गईं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, एक बार। फिर क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा मैं उसके लायक नहीं हूँ। राधिका का दिल भर आया। जो इंसान दूसरों के लिए इतना अच्छा हो, वो किसी के लायक क्यों नहीं होगा? उसने पहली बार हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे से बोला, शायद तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की है। दोनों की नजरें मिली और दोस्तों, उसी पल उनके बीच एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जो सिर्फ सहारे का नहीं बल्कि सच्चे प्यार का था। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। अब राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की को कभी बासी रोटियां फेंक कर दी जाती थी, आज वही लड़की शहर के सबसे बड़े होटल में सम्मान के साथ काम कर रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सुकून दिखाई देता था। और इस बदलाव की वजह था वह रहस्यमयी आदमी जिसे दुनिया भिखारी समझती थी, लेकिन जिसकी एक आवाज पर बड़े बड़े लोग सिर झुका देते थे। दोस्तों, उस रात होटल की छत पर हल्की बारिश हो रही थी। दूर गंगा आरती की आवाज हवा में गूंज रही थी। राधिका रेलिंग के पास खड़ी थी। तभी पीछे से वही भारी आवाज सुनाई दी, राधिका। उसने मुड़कर देखा। आज पहली बार वो आदमी भिखारी के कपड़ों में नहीं था। उसने काला सूट पहना हुआ था, बाल सलीके से बने हुए थे, चेहरे पर वही रौब, वही खामोश ताकत। लेकिन आज उसकी असली पहचान साफ दिखाई दे रही थी। राधिका उसे देखकर स्तब्ध रह गई। आप। वह हल्का सा मुस्कुराया। आज तुम्हें सच जान लेना चाहिए। वह धीरे धीरे उसके करीब आया। मेरा नाम आर्यन सिन्हा राठौड़ है। राधिका की आंखें फैल गईं। ये वही नाम था जिसे पूरा देश जानता था। टीवी, अखबार, बिजनेस दुनिया, हर जगह उसी का नाम था। अरबों की संपत्ति का मालिक, देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का राजा। और वही इंसान इतने दिनों तक भिखारी बनकर उसके साथ था। राधिका की सांसें तेज हो गईं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आर्यन की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। क्योंकि मैंने जिंदगी में लोगों के असली चेहरे देखने थे। वह धीरे से बोला, जब लोग मेरे पैसे और नाम से मुझे पहचानते थे, तब मुझे कभी सच्चे रिश्ते नहीं मिले। इसलिए मैं अक्सर साधारण इंसान बनकर लोगों के बीच जाता था। उसने गहरी नजरों से राधिका को देखा और उसी दौरान मुझे तुम मिली। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने धीरे से उसकी तरफ एक छोटा सा डिब्बा बढ़ाया। राधिका ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत अंगूठी थी। आर्यन की आवाज भारी हो गई। मेरे पास दौलत बहुत है राधिका, लेकिन दिल से अपना कहने वाला कोई नहीं था। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। जिस दुनिया ने उसे मनहूस कहकर ठुकरा दिया था, आज वही लड़की किसी राजा की रानी बनने जा रही थी। उसने रोते हुए सिर हाँ में हिला दिया और अगले ही पल आर्यन ने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद पूरे बनारस में एक खबर आग की तरह फैल गई। देश के बड़े बिजनेसमैन आर्यन सिन्हा राठौर की शादी होने वाली थी। शादी किसी बड़े नेता की बेटी से नहीं, बल्कि एक साधारण विधवा लड़की से होने वाली थी। ये खबर सुनकर सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। टीवी पर राधिका की तस्वीर दिखाई जा रही थी। महंगे कपड़े, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। सावित्री देवी का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने घर से धक्के मारकर निकाला था, आज वही लड़की करोड़ों की मालकिन बनने जा रही थी। पूजा डरते हुए बोली, माँ, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सावित्री देवी की हालत खराब हो चुकी थी। उधर शादी का दिन आ गया।
पूरा होटल दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़े बड़े मंत्री, अफसर, बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे। हर तरफ सिर्फ आर्यन और राधिका की चर्चा थी। राधिका लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आज आंसू जरूर थे, लेकिन ये दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। तभी अचानक होटल के बाहर हंगामा हुआ। सावित्री देवी और उनका परिवार वहां पहुंच चुका था। गार्ड्स उन्हें रोकने लगे, लेकिन राधिका ने उन्हें अंदर आने दिया। सावित्री देवी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बहू, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा हॉल खामोश हो गया। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आने लगे जब यही औरत उसे भूखा रखती थी, मारती थी, मनहूस कहती थी और एक भिखारी के साथ घर से निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों, दर्द इंसान को या तो पत्थर बना देता है या भगवान जैसा बड़ा दिल दे देता है। राधिका ने धीरे से सावित्री देवी को उठाया। जो बीत गया उसे भूल जाइए माँ जी। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। उधर आर्यन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपनी दौलत पर कभी इतना गर्व नहीं हुआ था जितना आज राधिका के बड़े दिल पर हो रहा था। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हुईं। मंत्रों की आवाज, फूलों की खुशबू और गंगा किनारे जलते दीपक, पूरा माहौल जैसे स्वर्ग बन चुका था। आर्यन ने राधिका की मांग में सिंदूर भरा। और दोस्तों, जिस लड़की की मांग से किस्मत ने रंग छीन लिया था, आज उसी की जिंदगी फिर से लाल रंग में रंग चुकी थी। शादी के बाद मीडिया वालों ने आर्यन से पूछा, सर, आपने एक विधवा लड़की से शादी क्यों की? पूरा हॉल शांत हो गया। आर्यन ने मुस्कुराकर राधिका का हाथ थाम लिया। फिर बेहद दमदार आवाज में बोला, जिस समाज में एक औरत की कीमत उसके पति के जिंदा रहने से तय की जाती है, उस समाज को बदलना जरूरी है। विधवा होना कोई पाप नहीं होता। पाप होता है किसी बेगुनाह को जीते जी मार देना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान और प्यार के थे। दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो लोग आज आपको ठुकराते हैं, कल वही लोग आपकी कीमत समझते हैं। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि